हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत धारा चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। अगर दोस्तों एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर थर्ड। इसे कहेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वैद्युत धारा। अगर दोस्तों इस चैप्टर को हम देखें, अगर प्राइवेट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका पांचवा चैप्टर मिलेगा। ये आपका नया यूनिट है और इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूपी बोर्ड में देखा जाए तो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर दोस्तों इस चैप्टर को देखें तो हम लोग इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला नंबर हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, धारा के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है धारा, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, और फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि अब तक जो हम लोगों ने यूनिट को पढ़ा, जो हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर, या एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए जो 2 चैप्टर हमने पढ़े, वो आपका जो यूनिट था वो स्थिर वैद्युतिकी था। स्थिर वैद्युतिकी। और दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इसमें चार्ज का जो स्टडी किया दोस्तों, चार्ज का जो अध्ययन किया, वो किस कंडीशन में किया, स्टैटिक कंडीशन में, या हम लोग कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन में। जब चार्ज रेस्ट में था तब हमने उसका क्या किया, स्टडी किया। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक करंट में आप करके कहते हैं चार्ज का स्टडी हम तब करेंगे जब चार्ज किस कंडीशन में हो, मोशन में। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज का अध्ययन हम लोग कब करेंगे, जब चार्ज हमारा क्या हो, मोशन कंडीशन में। मोशन कंडीशन में किस हिसाब से होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब उसका जो वेग है वो चेंज ना हो रहा हो और वहां पे त्वरण ना हो, तो उस कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आवेश का अध्ययन तब करते हैं जब आवेश गतिमान स्थिति में होता है। ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका परिभाषा क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आवेश का अध्ययन उसके गतिमान स्थिति में होने पर करते हैं। तो अगर दोस्तों हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग बनाएंगे करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, ऐसी शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, जिसमें जिसमें आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन तब करते हैं जब आवेश गतिमान स्थिति में होता है। जब आवेश गतिमान स्थिति में होता है, गतिमान स्थिति में होता है। इसका मतलब कि हम आवेश का स्टडी तब करेंगे जब चार्ज हमारा क्या हो, मोशन कंडीशन में। चार्ज हमारा दोस्तों क्या हो, मोशन कंडीशन में हो। और जब ये मोशन कंडीशन में होगा, गति करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर वो कैसे गति करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थात उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0। इसका मतलब ना तो उसका वेग परिवर्तित होगा, ना तो बढ़ेगा, ना तो घटेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गति करेगा।
ये हमारा था करंट इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन तब करते हैं जब आवेश किस कंडीशन में होते हैं दोस्तों, गतिमान स्थिति में होते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक अगला हेडिंग, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसे दोस्तों कहेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है वैद्युत चालन, तो हम कह सकते हैं आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। तो हम इसकी अगर परिभाषा दें तो हम लिख सकते हैं आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब दोस्तों होता है ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों एक ये वस्तु है A और एक ये वस्तु है B। अब आवेश यहां से अगर इस पर पहुंच गया, आवेश अगर यहां से यहां पहुंच गया, तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है ना, आवेशों का ट्रांसफर यही आपको कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात होते हैं कि इसमें जो आवेश का ट्रांसफर होता है वो कौन ले जाता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और वही पार्टिकल्स क्या करते हैं, आवेश को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो आवेश के कहते हैं, जो आवेश जाता है उसी को, जो आवेश को ले जाने काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है ना। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश को जो ले जाने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कहलाता है। और इसमें गतिमान होने वाले, और इसमें गतिमान होने वाले कण आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक चार्ज कैरियर, इसे इंग्लिश में कहेंगे चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर्स जो आवेश को ले जाने का काम करता है। कैरियर का मतलब वाहक होता है, जो किसी भी चीज को ले जाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। तो आवेशों का जो ले जाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहेंगे। तो कहीं पर भी, चाहे आपका वायर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे भी जो चीजें हो दोस्तों, अगर वहां पर आवेश को जो ले जाने का काम करता है वही क्या कहलाता है, चार्ज कैरियर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आपका चैप्टर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को शुरू करने से पहले एक चीज को दोस्तों हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि जो पदार्थ होते हैं, जो वैद्युत पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है चालक होता है, दूसरा अचालक होता है, और तीसरा अर्धचालक होता है। कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होता है, और सेमी कंडक्टर होता है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, कंडक्टर के बारे में। हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये चालक है, चालक को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और आप जानते हैं कंडक्टर की एक खासियत होती है, किसी भी चालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में दोस्तों क्या होता है, चालक में क्या होता है, चालक की अगर परिभाषा कहें तो जिसमें आवेश का प्रवाह हो, आवेश का प्रवाह हो। अगर आवेश का दोस्तों प्रवाह होता है, धारा का भी प्रवाह होता है, या धारा का प्रवाह हो, तो हम लोग कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे,
चालक कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आवेश का प्रवाह कराता कौन है। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश को ले जाने का काम करते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होता है वो बहुत अच्छा चालक माने जाते हैं, और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है वो आपका अच्छा चालक नहीं माना जाता है, और जो आपके अचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर चालक, आपका चालक में आवेश इसलिए प्रवाहित होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कहा जाए कंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि चालक आपका है, कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है, मान लीजिए एक ये चालक पदार्थ है, और वो चालक पदार्थ आपका एक वायर हो सकता है, एक वायर हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इस चालक पदार्थ में अगर हम आवेश को यहाँ से क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, फ्लो कराते हैं, मतलब इस तार में अगर हम आवेश को क्या कराते हैं, बहाते हैं, फ्लो कराते हैं, कितने समय में, किसी निश्चित समय टी में, कोई टाइम इंटरवल टी है, उसमें हम लोग कितना आवेश प्रवाहित कराते हैं, क्यू। तो उस निश्चित समय में जितना आवेश हम प्रवाहित कराते हैं वही उसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, वैद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक पदार्थ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को हम लोग क्या कहेंगे, एकांक समय प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वैद्युत धारा कहेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे वैद्युत धारा की परिभाषा लिखें, वैद्युत धारा की परिभाषा लिखें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने का मतलब बहने वाला, होने वाली आवेश की मात्रा को, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो कोई भी चालक पदार्थ है, मान लीजिए ये चालक पदार्थ है, इसमें किसी निश्चित समय, एकांक समय, अगर समय को हम एक मान लें तो उस समय में जितना आवेश की मात्रा प्रवाहित होगा, बहेगा, वही बच्चा क्या कहलाएगा, वैद्युत धारा कहलाएगा। तो अगर हम देखें वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं, तो वैद्युत धारा को, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, या रिप्रेजेंट करते हैं, या डिनोट करते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। मान लीजिए कोई चालक है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है और आवेश कितना क्यू और समय टी, तो आई बराबर क्यू अपान टी। तो दोस्तों वैद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक चीज और क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है, पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q की जगह पे I इक्वल टू, Q की जगह पे Q अपान टी बराबर इसी को N इंटू अपान टी। तो Q का मान N इंटू ई, तो ये आपका दोस्तों फार्मूला बना। आप चाहे I बराबर Q अपान टी कहिए, चाहे I बराबर N ई अपान टी कहिए, दो के दोनों फार्मूले क्या है, वैलिड है। ठीक है ना दोस्तों। तो सवाल में यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें सवाल भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके यूनिट की बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं, क्या होता है इसका मात्रक। अगर दोस्तों इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अगर यूनिट की बात करें दोस्तों तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। यह क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, कूलाम होता है।
ये क्या है, समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड, तो आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से। तो अगर कहा जाए कि वैद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तो वो दोस्तों होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर। कई बार आपसे पूछा गया है कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बहुविकल्पी में। खासकर ये यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखा, अच्छा इसका वीबी सूत्र क्या होता है, वीबी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसका दोस्तों ए होता है, कैपिटल ए। तो इसका जो वीबी सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, कैपिटल ए होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या था, वैद्युत धारा का मात्रक था। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज की बात, एक बात और पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि एक एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन एक नंबर पूछा जाता है, एक एम्पियर किसे कहते हैं, या एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, एक एम्पियर। अगर दोस्तों एक एम्पियर की बात करें तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अगर दोस्तों हम कहें यदि यदि क्यू बराबर एक कूलाम, क्यू बराबर कितना ले लें, एक कूलाम ले लें, और टी बराबर समय जो है वो कितना ले लें, एक सेकंड ले लें, तो देखते हैं प्रवाहित होने वाली धारा कितना होता है, क्या क्यू अपॉन टी होता है दोस्तों। क्यू का मान हम यहाँ रखते हैं, कितना हो जाएगा, एक कूलाम, क्यू का मान एक कूलाम, और समय कितना है, एक सेकंड। और यही एक में एक का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, एक कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर, तो एक एम्पियर। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, कोई चालक तार है, अगर उसमें एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, कोई चालक तार है उसमें अगर एक सेकंड में एक कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली धारा की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, एक एम्पियर कहलाएगी, या प्राप्त होने वाली धारा को क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहेंगे। दोस्तों अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो यह कह सकते हैं, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर एक कूलाम प्रति सेकंड हो, आवेश प्रवाह की दर क्या हो, एक कूलाम प्रति सेकंड हो, एक कूलाम प्रति सेकंड हो, तब हो तो उसमें, हो तो उसमें, हो तो उसमें प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली, होने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। तो कोई दोस्तों चालक पदार्थ है, अगर उसमें हर एक सेकंड पे एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, हर एक सेकंड पे एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उससे जो धारा प्रोड्यूस होगी, जो बनेगी, वो बच्चा कहलाएगी एक कूलाम। ठीक है ना, वो धारा क्या कहलाएगा, एक कूलाम कहलाएगा, सॉरी एक एम्पियर कहलाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी चालक पदार्थ है दोस्तों, अगर उसमें क्या कहते हैं, आपका आवेश एक सेकंड में एक कूलाम प्रवाहित हो रहा है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो धारा की मात्रा होगी वो बच्चा कहलाएगा आपका एक कूलाम, एक एम्पियर। ठीक है ना, आइए आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें आगे, इसके आगे बात करें, तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं तो यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं वो कैसी राशि है। आप जानते हो राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो जो वैद्युत धारा होता है वो कैसी राशि है, तो वैद्युत धारा दोस्तों एक सदिश राशि, एक देखिए वैद्युत धारा जो होती है वो आपका एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, एक अदिश राशि है। हालांकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है,
तो आप जानते हो ऐसी राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां। और जिनमें केवल और परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशियां। तो यहाँ पर एक चीज लिखने के लिए एक बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में कि वैद्युत धारा कैसी राशि है। पूछा गया है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश। और एक बार ये पूछा गया है कि वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है क्यों, अदिश राशि है क्यों, यही प्रश्न पूछा गया है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों। ठीक है ना। आप जानते हो जो वैद्युत धारा होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगर दोस्तों हम कहें कि वैद्युत धारा की हम बात करें, वैद्युत धारा की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। परिमाण को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। इसमें परिमाण भी होता है और इसमें दोस्तों क्या होता है, दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, परिमाण भी होता है और दोस्तों दिशा भी इसमें होता है। तो वैद्युत धारा अब अगर परिमाण और दिशा दोनों होता है तो यह कैसी राशि कहलानी चाहिए, सदिश राशि कहलानी चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए सदिश, अगर कोई भी राशि अगर सदिश है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, कोई भी राशि अगर सदिश है उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला नंबर, उसमें परिमाण होना चाहिए जो कि इसमें दोस्तों है। दूसरा नंबर, उनमें क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, उस राशि में दिशा होना चाहिए, इसमें भी दिशा है। तीसरा नंबर, जो भी राशियां सदिश राशि होती है वो हमेशा सदिश के योग नियम का पालन करती है, सदिश के योग नियम का पालन करना चाहिए, सदिश के योग नियम का पालन करें। मतलब सदिश का जो योग नियम होता है उसको क्या करे, फॉलो करे। और जानते हो सदिश का योग नियम क्या होता है, आप जानते हो दोस्तों, आर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आपने 11th में पढ़ा है कि सदिश को, दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वो फार्मूला होता है आर स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे अगर ये आपका फार्मूला होता है तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसको हमें जोड़ना चाहिए। तो आप जानते हो वैद्युत धारा, अगर ये चालक तार है, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है और एक ये चालक तार है, इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आप बताओ दोस्तों यहाँ से कितना करंट जाएगा। तो आप कहोगे ये 3 और ये कितना है 4, तो यहाँ से कितना एम्पियर का करंट जाना चाहिए, 7 एम्पियर का। ठीक है, आपने इसे जोड़ा, 3 और 4 कितना हो गया, 7। अब देखते हैं क्या ये सदिश के योग नियम का पालन करता है कि नहीं। अगर हम दोस्तों इसे P मान लें, इसे क्या मान लें, Q मान लें, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर जुड़ा है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जुड़ा है। तो अगर हम यहां से इसके फार्मूला में रखें तो देखिए P का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस Q का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 2p का मान कितना है, 3 और इसका मान Q का मान 4 और cos कितना 90, cos 90 का मान कितना हो तो 0। तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म 0 कर देगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 16 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर रूट 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या आना चाहिए, 5 एम्पियर। इसका मतलब कि 3 और 4 अगर 90 डिग्री पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अगर ये दो के दोनों सदिश राशि है और ये 90 डिग्री पे जुड़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा वो 7 एम्पियर नहीं आएगा, वो कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ से। ठीक है, सदिश का जो एडिशन रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसे कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन ये आ कितना है, 7। क्या ये सदिश के योग नियम का पालन कर रहा है, नहीं। तो इसलिए ये आपका कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशियां वैसी राशियां होती है जो सदिश के नियम का पालन, योग नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आया था कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विद्युत धारा विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें? शेयर करें। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे इसी से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर हम लोग क्या कहते हैं कुछ और डेरिवेशन देखेंगे विद्युत धारा का, और फिर हम इस पर क्या देखेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हम इस चैप्टर में जितने भी चीजों को बताएंगे, थ्योरी को हम देखेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे, और न्यूमेरिकल आपके जो प्राइवेट कुछ बुक होती है उनकी, और एनसीईआरटी दोनों के हम लोग न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जरूर अगर अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।